अपने देश के उत्तरी क्षेत्रों में और पूर्वी क्षेत्रों में सामान्यतः गेहूं की कटाई के बाद खेत खाली रहते हैं या रबी जो फसलें हम लेते हैं, जैसे हमने सरसों ली या आलू लिया, उसके बाद खेत 2-3 महीने तक खाली रहते हैं। और ऐसे समय में हम गर्मियों में मूंग को सफलतापूर्वक उगा सकते हैं। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि गर्मियों में मूंग की खेती हम कैसे अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अपने देश का बहुत महत्वपूर्ण फसल चक्र है धान गेहूं, और गेहूं की कटाई के बाद लगभग 2 महीने तक खेत खाली रहता है। उसके बाद हम धान बोते हैं, तो इस बीच में हम अच्छे प्रकार से मूंग की खेती कर सकते हैं अगर हम कुछ विशेष बातों का ध्यान दें। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा। और इस मूंग को उगा के हमारे खेतों की फर्टिलिटी, उर्वरता तो अच्छी होती है, आय भी अच्छी होती है, और जो धान गेहूं का फसल चक्र है उसका डाइवर्सिफिकेशन होता है, और बहुत सी समस्याओं से हमें निजात मिलती है। तो आज मैं पूरी चर्चा इसी पे करूंगा कि हम गर्मियों में कैसे मूंग की खेती कर सकते हैं। देखिए, मूंग जो है अपने देश में मुख्यतः खरीफ में बोई जाती है, जुलाई अगस्त में बोई जाती है, वहां की मुख्य फसल है। और यहाँ गर्मियों में हम मतलब मार्च के अंत से या मिड मार्च से लेकर के अप्रैल के शुरू तक हम इसको बुआई कर सकते हैं। तो पहली बात जो है वो बुआई का समय का है। गर्मियों में बुआई का समय बहुत महत्वपूर्ण है, हमें बहुत देर नहीं करनी। 10 अप्रैल तक हमको ज्यादा से ज्यादा इसकी बुआई कर देनी चाहिए। तो उन क्षेत्रों में जहां गेहूं जल्दी कट जाता है वहां इसकी बुआई हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। गेहूं की खुदाई पहले ही हो जाती है, सरसों पहले ही कट जाती है, और जहां मटर ले रहे हैं वहां भी पहले ही कट जाती है, वहां कोई समस्या नहीं रहती। और वहां तुरंत फसल कटते ही मिड मार्च तक, मध्य मार्च तक हमें इसकी बुआई कर देनी चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा हमें जो जाना चाहिए, जो समय रहता है वो 10 अप्रैल तक का रहता है। यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स नोट्स कर रखे हैं, मैं उसी पर पूरी चर्चा करूंगा। बुआई का समय क्या है, बीज दर क्या है, कैसे बीज उपचार करें, पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी रखें, और खाद कैसे दें, और कौन सी महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। तो पहला अपना बिंदु यही है, बुआई का समय। तो आपको जैसी ही रबी फसलों की कटाई होती है, मिड मार्च जो है इसका सही समय है। मतलब आपको प्रथम पखवाड़े से इसकी बुआई शुरू कर देनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा इसकी बुआई हमें करनी है 10 अप्रैल तक। तो कुछ क्षेत्रों में गेहूं देर से कटता है, वहां आप 10 अप्रैल तक इसकी बुआई कर सकते हैं। ज्यादा देर होने से क्या होगा, तापमान बहुत बढ़ जाता है और उसमें फिर जो फूल आते हैं वो झड़ जाते हैं, पॉड दाने अच्छी तरह से नहीं बनते, छोटे रह जाते हैं। और मानसून की अगर 1-2 बारिश हो गई तो पूरी जो है हमारी फसल खराब होने का डर रहता है, बीज सड़ने लगते हैं, बीज का अगर बन गया होता है तो अंकुरण हो जाता है। तो अगर आप 10 अप्रैल का बाद हो रही है, 15 अप्रैल आ गई है, तब इसका सफलता में शंका है, हम इसका बहुत अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते। इसलिए आपको जो बुआई करनी है अप्रैल में, 10 अप्रैल तक तो आप इसकी बुआई जरूर कर लीजिए। तो ये इसका सही समय है, मिड मार्च से लेकर के अप्रैल बिगनिंग, मतलब अप्रैल के शुरू तक। तो ये अभी समय है, आप इसकी बुआई कर सकते हैं। और गेहूं काटने के बाद, जैसे गेहूं का खेत, आप सीधे पानी लगा दीजिए, और पानी लगाने के बाद आप सीधे सीधे जीरो जो टिलेज होता है उससे भी आप सीधे बुआई कर सकते हैं, सीड ड्रिल चलाकर, फर्टी सीड ड्रिल चला के। या खेत तैयार करने का समय है तो खेत भी तैयार कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप पे समय नहीं है तो आप सीधे जीरो टिलेज विधि से आपकी बुआई कर सकते हैं, लेकिन खेत में हमारा गेहूं का रेजिड्यू, जो गेहूं के अवशेष है, उसको निकाल लेना चाहिए, तब आप इसकी बुआई करें। तो ये है समय की बात, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। 10 अप्रैल के बाद आप बुआई ना करें, उससे पहले ही कर लें, और पलेवा करके आप बुआई करें तो इसका जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा। दूसरा होती है हमारी प्रजाति कौन सी लें। देखिए, जो गर्मियों वाली जो मूंग है बिल्कुल अलग है खरीफ से। खरीफ में समय लंबा रहता है, यहाँ 60 से 65 दिन में प्रजाति पक जानी चाहिए, हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं होता है। येलो मोजैक वायरस जो होता है बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी रेसिस्टेंट उसमें होनी चाहिए, ऐसी हमारे पास प्रजाति हो, जल्दी जम जाए, जल्दी उसका विगर हो, जल्दी से उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाए, 30-35 दिन में, मतलब 25-30 दिन में वो जल्दी से ग्रोथ पकड़ ले, तो ऐसी प्रजाति हमको बोनी चाहिए। तो खरीफ की प्रजातियां अलग होती हैं, गर्मियों की अलग होती हैं, और क्षेत्रों के हिसाब से भी होती हैं। तो कोई कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने यहाँ लिख दिया है। उत्तरी जो मैदानी क्षेत्र है, अपने भारत के मैदानी क्षेत्र, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, हरियाणा है, जो उत्तरी मैदानी क्षेत्र हैं उसमें पूसा विशाल बहुत अच्छी है, HUM2 मालवी जागृति के नाम से आती है, ये है सम्राट है, पंत मूंग 5 पंतनगर से निकली वैरायटी है, बहुत अच्छी वैरायटी है। तो आपको उत्तरी क्षेत्र के लिए इन वैरायटियों का ही चुनाव करना चाहिए। और अगर पूर्वी क्षेत्र है, बिहार है, जैसे भारत के जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र, उसके लिए HUM2 मालवीय जनचेतना के नाम से आती है, ये HUM16 मालवीय जन कल्याणी के नाम से आती है, ये बनारस से BHU से निकली हुई वैरायटी है।
मेहा एक वैरायटी है, इसको आप पूर्वी क्षेत्रों में बो सकते हैं, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है वहां आप इसको बोएंगे तो अच्छा उत्पादन मिलेगा। पंजाब के लिए जो अलग से स्पेशल वैरायटी है वो है SML 668, बहुत अच्छी वैरायटी है SML 832। तो ये वैरायटी जो है लगभग 60 से 65 दिन में पक जाती है और लगभग सब 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टर का उत्पादन देती हैं, मतलब 4 से 5 कुंटल एकड़ तक की उपज आप ले सकते हैं। लेकिन आपको यही प्रजाति बोनी है। आपको दो चीजों को ध्यान रखना है, एक तो समय का ध्यान रखना है, बहुत लेट नहीं करना है। दूसरा, इन्हीं प्रजातियों में से आपको चुनाव करना है, क्योंकि खरीफ की प्रजाति अलग होती है और गर्मियों की प्रजाति अलग होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि शॉर्ट ड्यूरेशन होनी चाहिए, छोटी, बहुत जल्दी 60-65 दिनों पक जाए, YMB येलो मोज़ेक वायरस उसमें ना लगे और वो जल्दी अपनी ग्रोथ पकड़ती हो, तो ये उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसलिए इन्हीं वैरायटी को बोना चाहिए। अब आता है हम बीज दर कितनी लगाएं। यहाँ देखिए, बीज थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ता है क्योंकि कुछ बीमारियां भी आ जाती हैं, अंकुरण थोड़ा कम होता है बीमारी की वजह से, और गर्मी बहुत तेज पड़ती है तो ऊपर की सतह सूख भी जाती है, तो बीज दर बढ़ानी पड़ती है। तो बीज के लिए आप इसमें करीब 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर आप इसमें प्रयोग करें, तो ये करीब 10 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज आ जाएगा, या 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ का बीज आ जाएगा। ये 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर मैंने आपको बताया है। तो ये बीज अगर एकड़ में देखें तो 10 से 12 किलोग्राम, थोड़ा सा ज्यादा बीज यहाँ लगेगा। और यहाँ बीज उपचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो शुरू में मूंग का दाना निकलते ही जैसी जर्मिनेट करता है वो सड़ने लगता है, तो कार्बेंडाजिम एक दवा आती है, उसको आप 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। अगर कार्बेंडाजिम नहीं है तो थीरम से आप उपचारित कर सकते हैं, 2 ग्राम दवा को 1 किलोग्राम बीज में उपचारित करें। तो कार्बेंडाजिम का प्रयोग करना है या थीरम का प्रयोग करना है, 2 ग्राम दवा काफी होती है 1 किलोग्राम बीज के लिए। तो उस हिसाब से आप 25 किलोग्राम लगा रहे हैं तो 50 ग्राम दवा लगेगी 1 हेक्टर क्षेत्र के लिए। तो बीज उपचार जरूर करना है। और इस बीज उपचार करने के बाद आप बीज उपचार कर लीजिए, फिर उसके 1 दिन बाद आप राइजोबियम से जरूर इसका उपचार कीजिए, क्योंकि इसकी जड़ों में ग्रंथियां होती है राइजोबियम की, जो नाइट्रोजन इसको देती हैं और बहुत लाभदायक ये राइजोबियम होता है। तो आप इसका जरूर राइजोबियम से करें। और 10 किलोग्राम बीज के लिए 250 ग्राम जो है राइजोबियम काफी होता है। मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आप इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको लिखने में आप नोट करेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी ये। तो राइजोबियम आपको प्रयोग करना है 250 ग्राम आपको लेना है, और ये 10 किलोग्राम आपको बीज के लिए प्राप्त होता है। तो इस बात को ध्यान रखें, इसकी मात्रा 10 किलोग्राम बीज। और आप 1 लीटर पानी में 100 ग्राम गुड़ घोल लीजिए, या आधा लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ घोल लीजिए, और फिर इसका हल्का सा छिड़काव करके छाया में सुखाइए। इसको छाया में सुखाने के बाद आप इसकी बुआई करें। लेकिन आपको ध्यान क्या करना है, पहले आपको जो फंजीसाइड है, कार्बेंडाजिम है, वो आपको पहले प्रयोग करना है, उसके बाद ये राइजोबियम आप इसको प्रयोग करें। तो आप इसको ध्यान रखें, राइजोबियम को सबसे लास्ट में करना है, इस बात को आप ध्यान रखें। पहले आप किससे करेंगे, कार्बेंडाजिम से करेंगे 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से, फिर आप राइजोबियम से करेंगे। तो ये सीरीज का ध्यान रखना है। अगर आप राइजोबियम को पहले कर देंगे तो फिर इसका असर कम होने की संभावना रहती है। ये बीज उपचार आप करेंगे तो आपके खेत की फर्टिलिटी भी अच्छी रहेगी और उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। अब ये जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है, ये करीब रखनी चाहिए 20 से 25 सेंटीमीटर। थोड़ी यहाँ दूरी हम कम रखते हैं, ये करीब हो जाएगी 8 से 10 इंच। तो 8 से 10 इंच की आप पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखें, और पंक्ति में बोएंगे, बिखेर के नहीं बोना है। पंक्ति से पंक्ति बोने में, घास निकालने में, निराई गुड़ाई करने में आपको आसानी रहेगी, तो आप इसकी दूरी रखें। अब बात आती है कि हम कितनी खाद और उर्वरक डालें। तो यहाँ देखिए, अगर आप आलू के बाद अगर मूंग बो रहे हैं तो आपको नाइट्रोजन देने की कोई जरूरत नहीं होती है। जितनी हमारी दलहनी फसलें होती हैं उनमें नाइट्रोजन की आवश्यकता कम होती है। और ये गर्मियों में जो मूंग है, अगर आलू के बाद आप बो रहे हैं, क्योंकि आलू में थोड़ा सा पोषक तत्व तो मिट्टी में रह जाता है, तो आप ऐसी स्थिति में नाइट्रोजन ना डालें। लेकिन गेहूं के बाद अगर आप बो रहे हैं तो आपको नाइट्रोजन देनी पड़ेगी। अगर आप मटर के बाद बो रहे हैं तो भी आपको कोई नाइट्रोजन नहीं देनी। नाइट्रोजन की आवश्यकता इसकी बहुत कम होती है, तो ध्यान रखें, आलू या मटर के बाद आप इसमें नाइट्रोजन ना दें। गेहूं सामान्यतः गेहूं के बाद बोते हैं तो गेहूं में आपको देनी पड़ेगी। तो इसकी जो मात्रा है, बाकी न्यूट्रिएंट हमको इसको पूरे देने हैं। तो शुरू में बुआई के समय आप, अगर आप पे DAP है तो 1 एकड़ के लिए मैं ये बता रहा हूं, आप इसको नोट कर लें,
खाद की मात्रा 30 किलोग्राम हमको लेना है डीएपी। डीएपी लेना है हमको, इसमें आप मिला दीजिए 20 किलोग्राम एमओपी। एमओपी पोटाश के लिए, पोटेशियम के लिए मिला दीजिए एमओपी, और इसमें मिला दीजिए 80 किलोग्राम, मतलब मिलाने का मतलब यह है, मतलब इनके देनी है हमें 80 किलोग्राम जिप्सम। अब आप क्या करना है, जिप्सम और डीएपी को मिक्स नहीं करना है, अलग अलग देना है ये। तो जिप्सम में क्या होता है, कैल्शियम और सल्फर होता है, और ये दोनों ही फायदा देते हैं। तो प्लस का मेरा मतलब ये नहीं कि सब एक खाद एक साथ मिला दे, डीएपी और एमओपी तो मिला लीजिएगा, लेकिन जिप्सम को इसके साथ नहीं मिलाना है, इस खाद के साथ वो अलग से डालना है आपको खेत में, नहीं तो फास्फोरस मिल नहीं पाएगा, पौधों को नहीं मिल पाता है। तो ये आप ध्यान रखें कि ये आप खाद दे दीजिए। अगर मान लीजिए आप पे डीएपी नहीं, एनपीके है, एनपीके 12-32-16 वाला है, तो आप जो है इसको 80 किलोग्राम दीजिए, 80 किलोग्राम एनपीके दीजिए, और इसके साथ 10 किलोग्राम एमओपी कर दीजिए, क्योंकि एनपीके में पोटेशियम रहता है, तो यहां आपको उसकी मात्रा कम करनी पड़ेगी। और जिप्सम इतना ही दीजिए, 80 किलोग्राम जिप्सम आप दीजिए। तो ये हमको देखना है हमारे पास कौन सी खाद है। और मान लीजिए कि आपने आलू के बाद ले रहे हैं, नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं देनी, यहाँ डीएपी से नाइट्रोजन मिल जाती है या एनपीके से नाइट्रोजन मिल जाती है, या मटर के बाद हो रहा है नाइट्रोजन नहीं देनी, तो केवल आपको एसएसपी देनी है। तो उस केस में आप 80 से 90 किलोग्राम एकड़ में 80 से 90 किलोग्राम एसएसपी आप प्रयोग कर लीजिए। तो ये जो है एसएसपी आपको पूरा सल्फर दे देगी, कैल्शियम दे देगी और सल्फर दे देगी एकड़ में। तो आपको 3 तत्व मिल जा रहे हैं, फास्फोरस मिल जा रहा है, कैल्शियम भी, सल्फर भी। तो यहां आपको एसएसपी के साथ फिर जिप्सम देने की जरूरत नहीं है। अब पोटेशियम के लिए हम जो है इतना ही पोटेशियम हम प्रयोग कर सकते हैं, 20 किलोग्राम एमओपी। तो ये आपको खाद का ध्यान रखना है कि कौन सी खाद आपको देनी है। तो इनमें से या तो डीएपी है तो याला कॉम्बिनेशन दीजिए, एनपीके है तो याला कॉम्बिनेशन दीजिए, और अगर एसएसपी देनी है तो हमें याला कॉम्बिनेशन देना चाहिए। और मूंग की खड़ी फसल में आपको कोई नाइट्रोजन डालने की जरूरत नहीं है, कोई उर्वरक डालने की जरूरत नहीं, जितना देना है आप बुआई के समय फरों में ही दे दीजिए। तो ये मैंने आपको यहां तक बताया कि हमें सबसे पहले ध्यान रखना है बुआई का समय। आपको 10 अप्रैल के बाद बुआई नहीं करनी है, 10 अप्रैल तक कर लेनी है। प्रजाति जो मैंने आपको यहाँ लिखी थी वही आपको लेनी है, और अपने क्षेत्र की लेनी है, क्योंकि इनकी कुछ स्पेशलिटी होती है, वो गर्मियों के लिए विशेष रूप से बनाई गई है। बीज दर मैंने बता दी है, 25 से 30 किलोग्राम रखिए, और जो आपकी लाइन से लाइन की दूरी 8 से 10 इंच रखिए। सीड ट्रीटमेंट जरूर करना है, नहीं तो हमारा रोग लग सकता है फंगस का। कार्बनडाजिम से कर सकते हैं या थीरम से कर सकते हैं। 2 ग्राम प्रति केजी सीड बताया मैंने। राइजोबियम 250 ग्राम का पैकेट प्राप्त होता है 10 किलोग्राम बीज के लिए, उससे करिए, दोनों से करिए, लेकिन पहले कार्बनडाजिम से कीजिए, उसके बाद जो है राइजोबियम से कीजिए। और खाद की मात्रा मैंने आपको ये बताई है। और अगर आलू या मटर के बाद आपने लिया है तो फिर नाइट्रोजन देने की जरूरत उसमें नहीं है। अगर गेहूं के बाद ले रहे हैं तो आप इस तरह से अपने उर्वरकों को दे सकते हैं, लेकिन जिप्सम को आपको डीएपी के साथ नहीं मिलाना है, फास्फोरस वाली खाद को जिप्सम के साथ नहीं मिलाना है, नहीं तो फास्फोरस नहीं मिल पाएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि किस तरह से हम मूंग की अच्छी तरह से बुआई कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। 4-5 क्विंटल प्रति एकड़ का तक का हमें उत्पादन मिल सकता है, और इसके बाद हम धान की या खरीफ की अगली फसल भी अच्छी तरह से ले सकते हैं। इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।